दोस्तों, सांप और नेवले की दुश्मनी के बारे में कौन नहीं जानता। ये दुश्मनी शायद जीव जगत की सबसे मशहूर और खतरनाक दुश्मनियों में से एक रही है। लेकिन मजेदार बात यह है कि चाहे बात सांप की हो या नेवले की, दोनों को ही किसान का अच्छा दोस्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही उन चूहों का शिकार करते हैं जो फसलों का बुरा हाल कर देते हैं। मगर ठहरिए, जहाँ एक तरफ ये जीव किसान की मदद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ खुद भी कुछ गड़बड़ कर बैठते हैं। अब जरा नेवले को लीजिए। हाँ, ये सच है कि नेवला चूहों को मारकर फसलों को बचाता है, लेकिन ये सर्वाहारी होता है, मतलब शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। इसलिए नेवले कई बार खुद ही फसलों पर धावा बोल देते हैं। खासकर फलों वाले पेड़ों को ये बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं सांप की बात करें तो सांप पूरी तरह मांसाहारी होता है और सीधे तौर पर फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन खतरा कुछ और है, उसका जहर। अगर गलती से किसी किसान का पैर सांप पर पड़ गया तो फिर वह किसान दुनिया छोड़ भी सकता है। तो अब सोचिए, नेवला भले थोड़ा नुकसान कर दे पर जान तो नहीं लेता। यही सोचकर जापान ने 1980 के आसपास एक अनोखा फैसला किया। उन्होंने भारत और उसके पड़ोसी देशों से बड़ी संख्या में नेवले मंगवाए। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। जापान के कई ग्रामीण इलाकों, खासकर एक द्वीप अमामी ओशिमा में उस समय हाब नामक जहरीला सांप किसानों के लिए नासूर बन गया था। ये सांप खेतों और पशुपालन क्षेत्रों में बस जाते थे और आए दिन किसी न किसी किसान को काट लेते थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसानों ने खेती छोड़नी शुरू कर दी। उनका कहना था कि खेती करके मरने से अच्छा है कि शहर जाकर मजदूरी कर लें। समस्या इतनी गंभीर थी कि जापानी सरकार भी हिल गई। उस समय तक जापान के पास न तो कोई कारगर एंटीवेनम था और न ही दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी सुविधाएं जैसे कि रेफ्रिजरेटर या बिजली, खासकर दूरदराज के इलाकों में। अब सरकार ने सोचा, इस जहर का जवाब चाहिए, और जवाब है नेवला। लेकिन जापान में प्राकृतिक रूप से नेवले मिलते नहीं थे, इसलिए भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से नेवले आयात किए गए। जैसे ही ये नेवले हाब सांपों से भरे इलाकों में छोड़े गए, एक नई जंग छिड़ गई। और अगर बात हो नेवले की ताकत की, तो भाई, नेवला कई मायनों में सांप पर भारी पड़ता है। उसकी फुर्ती, चालाकी और हिम्मत, यही तीन चीजें उसे सांप का सबसे बड़ा दुश्मन बनाती है। अब दोस्तों, बात जब नेवले की होती है तो उसका मुकाबला करना किसी भी सांप के लिए आसान नहीं होता। पहली चीज, नेवले की गति और फुर्ती इतनी तेज कि सांप के पास बच निकलने का कोई मौका ही नहीं रहता। दूसरी और सबसे जरूरी बात, जहर पर असर नहीं करता। नेवले के शरीर में ऐसे खास रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो कोबरा जैसे सांपों के न्यूरोटॉक्सिक जहर को बेअसर कर देते हैं। अब चूंकि हाब नाम का जापानी सांप भी कोबरा का करीबी रिश्तेदार है और इसका जहर भी न्यूरोटॉक्सिक होता है, तो भाई, अगर हाब नेवले को काट भी ले तो भी नेवले को कुछ नहीं होता। बल्कि उल्टा, जो नेवला एक बार लड़ाई में उतर गया तो सांप को कुचलकर ही मानेगा, चाहे वो खुद जख्मी ही क्यों न हो जाए। अब तीसरी खासियत जो नेवले को सांपों का सिरफिरा दुश्मन बनाती है, वो ये कि नेवला सिर्फ भूख में ही नहीं, मजे के लिए भी सांप को मार देता है। मतलब अगर पेट भरा हो और सामने से कोई सांप निकल जाए तो भी नेवला उसे छोड़ता नहीं। ऐसा लगता है जैसे उसका शौक ही हो सांपों की दुर्गति करना। तो सोचिए, जापानियों को क्या लगा होगा। उन्होंने सोचा कि हाब सांप को खत्म करने के लिए इससे बढ़िया शिकारी और कोई हो ही नहीं सकता। उम्मीदें आसमान छूने लगी, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग निकली। शुरुआत में ये योजना कारगर लगी, पर फिर आया ट्विस्ट। असल में हाब एक निशाचर यानी रात में सक्रिय होने वाला सांप है। ये दिन भर अपने बिलों में छिपे रहते हैं और जैसे ही रात होती है, शिकार पर निकलते हैं। अब समस्या ये थी कि नेवले ज्यादातर दिन में सक्रिय होते हैं और रात में आराम फरमाते हैं, तो दोनों का आमना सामना कम ही हो पाता था। हाब सांपों के ज्यादातर हमले भी रात के समय ही होते थे, जब किसान खेतों में कोई जरूरी काम करने जाते थे या फिर सोते हुए किसानों के बिस्तर में ये सांप घुस जाते थे और जरा सी हलचल पर डस लेते थे। हाँ, कभी कभी जब भूख बहुत लगी हो या बारिश हो रही हो, तब हाब सांप दिन में बाहर आ जाते थे और तब नेवला उन्हें नहीं छोड़ता था। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ये योजना उतनी सफल नहीं हुई जितनी उम्मीद जापानियों ने की थी। अब आता है सबसे बड़ा झटका, इस मिशन के साइड इफेक्ट्स। जैसे दवाओं के कुछ अनचाहे प्रभाव होते हैं, वैसे ही इस योजना ने भी नई मुसीबत को जन्म दिया। जब नेवले को दिन में सांप नहीं मिलते थे तो भूख तो लगनी ही थी, और शिकारी अपनी भूख से कभी समझौता नहीं करता। तो नेवलों ने टारगेट बनाया अमामी रैबिट को। यह एक छोटा दुर्लभ खरगोश है जो केवल जापान के अमामी ओशिमा और टोकुनोशिमा नामक द्वीपों पर पाया जाता है। कभी यह खरगोश पूरे एशिया में फैला हुआ था, लेकिन अब इसकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। इसलिए यूनेस्को ने इसे दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में गिना है। और अब यही दुर्लभ प्रजाति भूखे नेवलों की शिकार लिस्ट में सबसे ऊपर आ गई थी।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली झटका तो अब आता है। नेवलों ने जापान में सिर्फ सांपों पर ही हमला नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे स्थानीय जैव विविधता का दुश्मन बन बैठे। पेड़ों पर चढ़कर ये चालाक शिकारी पक्षियों के घोंसलों से अंडे चुराकर खा जाते और बेचारे पक्षी दूर बैठकर अपने उजड़े आशियाने को बस बेबसी से निहारते रह जाते। इतना ही नहीं, खेतों में लगी फसलें भी इन नेवलों की भूख का शिकार बनने लगी। किसानों ने जो उम्मीद लगाई थी कि नेवले उनके मददगार होंगे, वही अब फसलें कुतर कुतर कर बर्बाद करने लगे। यानी जिन नेवलों को जापान ने सांपों से रक्षा के लिए बुलाया था, अब वही पूरे इकोसिस्टम पर खतरा बन गए थे। नेवलों ने भले ही हाप सांपों को कुछ हद तक कंट्रोल किया हो, लेकिन जो नुकसान उन्होंने बाकी जीवन को पहुंचाया, वो कहीं ज्यादा भयानक था। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। अमामी ओशिमा द्वीप पर शुरू में सिर्फ कुछ 100 नेवले छोड़े गए थे, लेकिन अगले 20 सालों में यानी सन 2000 तक इनकी संख्या बढ़कर 50,000 तक पहुंच गई। नेवले जंगलों, खेतों, गांवों, हर जगह छा चुके थे और जापान के मूल प्रजातियों का अस्तित्व अब खतरे में आ गया था। अब जापानी सरकार के पास कोई चारा नहीं बचा, नेवलों के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ा। एक विशेष ऑपरेशन शुरू किया गया, मिशन नेवला हटाओ। लेकिन समस्या ये थी कि नेवला कोई आसान शिकार नहीं है। तेज, फुर्तीला, सतर्क उसे पकड़ना बच्चों का खेल नहीं था। इसलिए सरकार ने अपनाया टेक्नोलॉजी का सहारा। पहले उन इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए जहां नेवलों की संख्या सबसे अधिक थी। कैमरों से यह समझा गया कि नेवले कौन से रास्तों से आते जाते हैं, कब एक्टिव रहते हैं और क्या क्या उनकी आदतें हैं। फिर उन्हीं रास्तों पर लगाए गए खास पिंजरे जिनमें रखा गया नेवलों का पसंदीदा खाना। लेकिन उस खाने में धीमा जहर मिलाया गया ताकि पिंजरे से छूटने पर भी वे दोबारा खतरा न बने। इतना ही नहीं, खास तौर से प्रशिक्षित खोजी कुत्तों को तैनात किया गया। ये कुत्ते अपनी तेज नाक से नेवलों के ठिकानों का पता लगाते और वहां इंसान पिंजरे लेकर पहुंच जाते। हर साल हजारों नेवले पकड़े जाने लगे। आखिरकार साल 2018 आते आते जापान के अमामी ओशिमा द्वीप से नेवले पूरी तरह खत्म कर दिए गए। अब इस पूरी कहानी से हमें 3 बहुत गहरे सबक मिलते हैं। नंबर 1, प्रकृति के कामों में दखल देने की हमारी समझ अभी अधूरी है। चाहे इंसान कितना भी विकसित क्यों न हो जाए, लेकिन प्राकृतिक संतुलन के नियम हमसे कहीं ज्यादा बुद्धिमान हैं। जैसे ही हम उसमें छेड़छाड़ करते हैं, समस्या का हल नहीं, नई समस्याएं जन्म लेती हैं। नंबर 2, किसी नए शिकारी को अचानक किसी इकोसिस्टम में छोड़ना एक खतरनाक खेल है, क्योंकि स्थानीय जीवों को उससे बचना नहीं आता। उन्हें उस नए खतरे को समझने में पीढ़ियां लग जाती हैं और तब तक वो प्रजाति खत्म होने के कगार पर पहुंच जाती है। नंबर 3, अगर हमें किसी खतरनाक जीव से डर है, तो उससे लड़ने से बेहतर है खुद को बचाने के उपाय करना। जैसे जापान को हाप सांप से खतरा था, तो नेवले लाने की जगह विषरोधी दवाओं का विकास किया जाना चाहिए था, और ऐसा हुआ भी। साल 2000 के बाद जापान ने हाप सांप के जहर के लिए बड़ी मात्रा में एंटीवेनम दवाएं बनाई। इन्हें देश के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया गया और नतीजा ये हुआ कि पिछले 15 सालों में हाप सांप के काटने के हजारों मामलों में सिर्फ 2 मौतें हुई। यानी अब जान बचाई जा सकती है, सिर्फ सोच बदलने की जरूरत थी। तो दोस्तों, उम्मीद है इस कहानी से आपको सिर्फ जानकारी नहीं, एक बड़ी सीख भी मिली होगी। क्या आप मानते हैं कि प्रकृति के फैसलों में हस्तक्षेप करने से ज्यादा बेहतर है उनके मुताबिक खुद को ढालना? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल थिंक वाईटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।